हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो अड्डा पर। गाइस, आज की वीडियो उन मेधावी छात्रों के लिए हैं जो अपनी सरकारी तैयारी कर रहे हैं। सरकारी जॉब पाने के लिए वो अपनी निरंतर तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं किसी भी तरह से वो किसी भी सरकारी पद पर जाकर विराजमान हो जाएं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, अलग अलग सिलेबस से तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में हिंदी सिलेबस होता है। हिंदी सिलेबस जब हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स वाले या फिर बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो हिंदी की तैयारी इस तरह से नहीं कराते हैं। वो कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी उठाकर आपके सामने रख देते हैं, सीक्वेंस नहीं होता। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसा पूरा एक चैप्टर तैयार करके जिसमें हम हिंदी की हिस्ट्री को जानेंगे और हम जानेंगे भारतेंदु युग तक कि किस तरह से हिंदी में परिवर्तन हुए हैं और उस ड्यूरेशन में कहाँ कौन कौन से राइटर्स आए जिन्होंने हिंदी को अच्छे से जाना और हिंदी को हिंदी बताया। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हम हिंदी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? आपको पता होगा, हिंदुस्तान में हिंदी शब्द बहुत बाद में आया है। हिंदुस्तान में उससे पहले जो बोली जाने वाली भाषाएं थीं या लिखी जाने वाली या फिर इस्तेमाल की जाने वाली भाषाएं थीं, वो थी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर बनी वो पाली, फिर बनी वो प्राकृत, फिर बनी वो अपभ्रंश। ये सारी भाषाएं प्राचीन भारतीय भाषाओं में जानी जाती। आज का हिंदुस्तान, आज का भारत और आज में हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा जो है और जो हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, वो हिंदी भाषा है। हिंदी शब्द का वहां पर उपलब्ध नहीं था। कहां पर? प्राचीन भारत की भाषा में हिंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये जो सारी भाषाएं हैं यानी कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सारी भाषाएं हमारी प्राचीन भारत की भाषाएं हैं। लेकिन याद रखें, हमारी भाषा का जो नाम जो हिंदी रखा गया है, वो किस वजह से यह रखा गया है, ये भी हमें जानना बेहद जरूरी है। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान के बराबर में और बहुत सारे देश हैं जो हमारी सीमाओं से जुड़े हुए हैं। और पहले भारत बहुत बड़ा विस्तृत आकार में था, तो वहां पर हमारे कुछ देश ऐसे थे जैसे कि ईरान और पारस और अरब, ये सारे जो लोग थे, यहाँ पर इनकी भाषाएं थीं। यहाँ पर अरबी, फारसी और अलग अलग भाषाएं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत थी, वैसे ही वहां पर उनकी अपनी भाषाएं ईरान में अलग बोली जाती थी और फारस में फारसी बोली जाती थी। तो वहां पर क्या होता था, वहां के लोग सा को हा में बोलते थे। जैसे लिखा गया है कि हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। संस्कृत के सा ध्वनि पारसी में हा बोली जाती है। जैसे कि सप्ताह होता है हमारे यहाँ, वहाँ हफ्ता होता है। और यहाँ के मुसलमान जो हैं इंडिया के, वो भी सप्ताह को हफ्ता ही कहते हैं। असुर को अहुर और सिंधु को हिंदू कहते हैं। अब आप बात समझ में आ रही होगी, आपकी जो सिंधु है, वो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के बिहाफ पर ही उसे हिंदू कहा गया या हिंद कहा गया। जैसे कि अगली साइड में बताया गया कि भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है, उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते हैं या कहते थे। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंदी कहे जाने लगा और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। आपके समझ में आ गया होगा, हिंदी भाषा किसकी देन है? ईरानियों की देन है। वो हिंदी भाषा नहीं है, सिर्फ हिंदी शब्द या हिंद शब्द, वो सिर्फ ईरानियों की देन है। ईरानियों ने सा को हा कहा और सिंधु को हिंदू कहा या हिंद कहा, और इस तरह से सिंध हिंद हुई और हिंद से हिंदी बना। तो आपके बात समझ में आ गई होगी हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगली स्लाइड क्या कहती है कि मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जबान हिंद शब्द का प्रयोग मिलता है। यानी कि जितने भी अरबी के लोग थे और फारसी लोग थे, वो क्या कहते थे कि जितनी भी भाषाएं आप बोलते हो हिंदुस्तान में, यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं, ये सब क्या है? जबान हिंद है। यानी कि ये आपकी जबान है, ये हिंदुस्तान की जबान है। यानी कि हिंद, वो उन्होंने सिंध नहीं कहा, इन्होंने हिंदुस्तान का नाम यानी कि भारत का नाम तभी बता दिया था कि ये जबान हिंद है। यानी कि जो बोली हिंदुस्तान में बोली जाने वाली हैं, वो जबान हिंद कहलाएंगी।
भारत में साहित्यिक भाषाएं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश से भिन्न सामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाषा शब्द का प्रयोग होता था। यानी कि जो हमारी भाषाएं बोली जाती थी उसे हम भाषा ना कहकर भाका कहते थे। यार ये जो भाषा शब्द है इसको भी हम भाका इस्तेमाल करते थे। ये कौन इस्तेमाल करते थे अगली स्लाइड पर देख लेते हैं। क्या है कि जैसे संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर, ये किसने कहा? ये कबीरदास जी ने कहा ना। अगली लाइन है लिखी भाका चौपाई कहे, ये जायसी जी ने कहा था, भाका शब्द का इस्तेमाल किया था। अगला है कि भागा भनित मोरी मती थोरी, तुलसीदास जी की एक लाइन है, वो कहते हैं भाका भनित मोरी मती थोरी। ये तुलसीदास जी ने कहा कि भाका शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, भाषा बोला। अच्छा अगला है केशव जी की एक लाइन है, वो कहते हैं कि भाका बोल न जानी जिनके कुल के दास। अब यहाँ पर मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए जहां पर भाषा शब्द को भाका इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हिंदुस्तान में भाषा शब्द को इन चारों ने, ये जबकि बहुत मशहूर राइटर्स हैं, कवि हैं, रह चुके हैं, कबीरदास, व्यासी, तुलसीदास, केशवदास जी, ये सब बहुत ही नामचीन लोग हैं। तो इन लोगों ने अपनी कविताओं में अपने जितनी भी इनकी पंक्तियां थी उन सब में क्या इस्तेमाल किया? भाका शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें ये पता चल गया कि भाषा भाका बोली गई। हमें ये पता चला कि सिंध से हिंद बना और हिंद से हिंदी बनी। ये हिंदी की हिस्ट्री चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतने सीक्वेंस से अब तक किसी भी यूट्यूब पर कोई भी ये वीडियो उपलब्ध नहीं है कि आपको हिंदी भाषा का इतिहास इस तरह से पढ़ाया गया हो। अगर आपके लिए ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए और भी यूजफुल होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बीच में इसलिए अपील की गई है क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं भारत हिंदू युग के जितने भी कवि रहे हैं या फिर लेखक रहे हैं, रचयिता रहे हैं, इन सब की जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी गद हैं, जितने भी पद हैं, ये सबको मैं एक बहुत ही स्टोरी के रूप में आप लोगों के सामने लाऊंगा और हर एक युग को बहुत ही इजीली स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लाता रहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अगली स्लाइड हम देख लेते हैं साथ में क्या है कि कहा जाता है कि अमीर खुसरू 1253 से 1325 ईस्वी ने सबसे पहले भाषा को भाका के स्थान पर हिंदी या हिंदीवी शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1253 से 1325 ईस्वी के बीच में किसने किया? अमीर खुसरू जो थे उन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा शब्द को भाका के स्थान पर रखा। सबसे पहले भाषा या भाका के स्थान पर हिंदी। अभी तक हमने पढ़ा कि भाषा को भाका बोला गया, उन 4 लोगों ने कहा, लेकिन भाषा और भाका के स्थान पर हिंदी और या हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरू जो ने कहा। खुसरू के समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गया। यानी कि जो हिंदुस्तान का मध्य देश था वहां पर हिंदी और हिंदवी को प्रचलन में लाया गया, जिसके द्वारा अमीर खुसरू के द्वारा भाषा और भाषा को हिंदी और हिंदवी कहा गया। अमीर खुसरू ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक अकबर नामक की फारसी हिंदी कोश की रचना की। खालिक अकबर फारसी में थी, इसको हिंदी में बदला और इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार लिखा गया। आपके समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ। अमीर खुसरू ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी और हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक अकबर नामक फारसी को हिंदी कोश में रचना की और इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ पर हिंदवी शब्द और 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार लिखा। अब क्या आया? हिंदी भाषा का प्रारंभ क्या हुआ? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ध्यान रहे 1500 ईस्वी पूर्व और 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। क्या माना गया है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के 2 रूप थे, एक वैदिक संस्कृति और एक लौकिक संस्कृत। ये दोनों संस्कृत भाषाएं भारतवर्ष में बोली जाती थी। कब बोली जाती थी? इसका काल क्या था? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसे क्या कहता था? आर्य भाषा काल, भारतीय आर्य भाषा काल ये था। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर क्या बोल गई? पाली के रूप में विकसित हुई।
इसका समय क्या हुआ 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक। यानी कि आपको याद होगा कि जब ईस्वी पूर्व की बात करते हैं तो हम उल्टा चलते हैं। पहले वाला जो काल था वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक हुआ, और अब जब पाली शुरू हुई तो इसका काल हुआ 500 ईस्वी से पहली ईस्वी तक। यहाँ पर पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया। पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। बौद्ध साहित्य जो है आपको पता होगा, उसमें पाली भाषा का मानक रूप दिया गया है। अगली स्लाइड क्या कहती है, कालांतर में पहली ईस्वी तक आते आते पाली की बोलचाल की भाषा को विकसित हुई तो वो बन गई प्राकृत रूप में। क्या कह रहे हैं कि कालांतर में पहली ईस्वी तक आते आते जो हमारी पाली थी वो क्या बन गई, अब वो प्राकृत में बदल गई। ये एक विकास हुआ पाली का और वो प्राकृत भाषा में आ गई। अब इस अवधि में शरसेनी, पैशाची, प्राचंड, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। अच्छा, ये क्या है, ये क्षेत्र की बोलियां हैं। जैसे कि अभी हमारा भारतवर्ष में भी सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती। अगर आप बिहार जाएंगे वहां अलग बोली जाती है, आप वेस्ट यूपी जाएंगे अलग बोली जाती है, वेस्ट इंडिया जाएंगे वहां अलग बोली जाती है, ईस्ट इंडिया जाएंगे अलग बोली जाती है। मतलब हर एक इलाके की अलग अलग भाषा बोली गई। तमिल, कन्नड़, पंजाबी, ये सारी भाषाएं अब बोली जाती हैं, लेकिन ये उस समय की भाषाएं हैं जब प्राकृत आई, और इस अवधि में ये सारी भाषाओं का निर्माण हुआ, विकास हुआ। कौन कौन सी हुई, शोरसेनी, पैशाची, ब्राचन, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, ये सारी भाषाएं उस टाइम पर बोली जाती थी प्राकृत भाषा के साथ साथ। अब क्या हुआ, आगे चलकर प्राकृत की विभिन्न बोलियां विकसित होती गईं जो अब ब्रज की बोलियों के रूप में प्रस्तुत हुई। आगे चलकर प्राकृत भी बदल गई। सबसे पहले संस्कृत थी, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, अब अपभ्रंश आई। लेकिन संस्कृत भी दो थी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी अपभ्रंश की हम बात करते हैं, जो कि अपभ्रंश की बोलियों के रूप में प्रस्तुत हुई। इसका क्या समय हुआ कि अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया। ये याद रखिएगा कि ये जो अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, और पाली का जो था वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक था। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखिएगा। पाली 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक, और अपभ्रंश है का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा गया। अभी क्या कह रहे हैं, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का समय। ये पुरानी हिंदी क्या है, अपभ्रंश की बात की पुरानी हिंदी है, तो इसे क्या कहते हैं, संक्रांति काल कहा गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करिएगा। ये कह रहे हैं कि राजा मुंज जो हैं वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। जिन्होंने, किसने कहा है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस बात को कहा है। तो चलिए चलते हैं, अब आगे क्या हुआ। अब हुआ कि अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। किसको कहा है, अपभ्रंश को। यानी कि जो एक भाषा बनी पाली के बाद प्राकृत बनी, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश बनी, इस भाषा को इन लोगों ने क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल ने प्रकृता भाषा, प्राकृताभास, प्राकृताभास तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवहट्ट के नाम से जाना जाता है। इसको, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवहट्ट के नाम से जाना जाता है। अवहट्ट में विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पातका की रचना की है। ये एक जो अवस्था है अवहट्ट की, इसमें विद्यापति एक राइटर हैं जिन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पातका की रचना की है। ठीक है, इस भाषा को ध्यान रखिएगा कि दोहा, जिसे दोहा भी कहते हैं, अब भ्रंश भाषा के ही छंद हैं। दोहा और दूहा जो हैं वो अपभ्रंश भाषा के ही छंद हैं। अब क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि कैसे कैसे काल आए थे, वो एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। आर्य भाषा का काल कौन सा था, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक।
कौन सा काल है? आर्य भाषा का काल, यानी कि भारत का सबसे पुराना जो काल है जहां पर ये भाषाएं बोली गई, वो कौन सी थी? संस्कृत थी, जहां पर उसे आर्य भाषा काल कहा गया है और उसका जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का है। उसके बाद स्टार्ट हुई पाली। पाली के रूप में विकसित हुई, इसका समय क्या था? 500 ईस्वी से पहली ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक, यानी कि जो अभी चल रही है 2000, उसका फर्स्ट साल जो था तब तक ये मानी गई। उसके बाद अपभ्रंश का समय आया, जो कि अभी करंट वाला चल रहा है, यानी कि जो ईस्वी चल रही है वो स्टार्ट हुई 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। इसके बाद एक अलग युग हुआ स्टार्ट, जो भारत तेंदु पूर्व युग कहलाया। ठीक है, ये एक अलग ही युग है जो भारत तेंदु पूर्व युग से पहले का युग है। यहाँ पर बहुत ही फेमस और नामचीन लेखक मिलेंगे आपको, जिन्होंने कुछ ही रचनाएं लिखी हैं, लेकिन वो बहुत ही मशहूर हैं। कौन लोग हैं? देखते हैं। पहले हम बात करेंगे भारत तेंदु पूर्व युग के बारे में, क्या है। शुद्ध खड़ी बोली यानी कि हिंदवी के पुराने नमूने पहले भी मैं बता चुका हूँ, अमीर खुसरू और बंदा नवाज गैसुद राज की रचनाओं में मिलते हैं। शुद्ध खड़ी बोली हिंदवी, यानी कि मैंने जैसे बताया था, अमीर खुसरो की जो पुरानी उनकी बुक्स थी, उसमें हिंदवी शब्द जो था वो 30 टाइम्स था और हिंदी शब्द जो था वो 5 बार लिखा गया था अमीर खुसरो की किताबों में। और बंदा नवाज गैसू दराज की रचनाओं में मिलते हैं क्या? शुद्ध खड़ी बोली के हिंदवी। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। वास्तविकता जो है हिंदी की, वो 1000 ईस्वी से ही स्टार्ट की जाती है। तब से आज तक के समय को 3 कालों में विभाजित कर दिया गया है। आदि काल 1000 से 1400 ईस्वी तक। अब ये ईस्वी चल रही है, ईसा पूर्व खत्म हो चुका है। वो खत्म हुआ था हमारा अपभ्रंश भाषा से, जो कि 500 ईस्वी से लेकर 1000 तक थी। अब जो शुरू हुआ हिंदी का खड़ी बोली का एक अलग काल स्टार्ट हुआ, जिसको 3 जगह हमने विभाजित कर दिया गया है। आदि काल 1000 से 1400 ईस्वी तक, मध्य काल 1400 से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल जो है अब तक चल रहा है वो स्टार्ट हुआ है 1800 से अब तक का। इन सारे कालों में, इन तीनों कालों में अलग अलग रचयिता आए हैं, उन लोगों की जानकारी हम बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी हम भारत तेंदु पूर्व युग की थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि हिंदी का विकास में सर्वप्रथम, सबसे पहला फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी को विकास करने में सबसे पहला योगदान किसका है? सर्वप्रथम विकास जो हिंदी में दिया गया है वो सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो मौजूद है, वहां से स्टार्ट हुआ था हिंदी का विकास। इसके आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ये एक अंग्रेज हैं, लेकिन इन्होंने जो भारत में बोली जाने वाली भाषाएं थी, यानी कि संस्कृत या फिर अपभ्रंश या फिर पाली और प्राकृत, उन भाषाओं को अध्ययन किया और जानने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने हिंदी सीखी और हिंदी को एक्चुअल में लाकर हमारे सामने पेश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए इन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। किसने? आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने। कहां पर की? सर्वप्रथम फोर्ट विलियम, जो हमारा सबसे पहला जो फोर्ट विलियम कॉलेज है कलकत्ता में, वहां पर हिंदी का विकास होना हल्के हल्के शुरू हुआ। किसके द्वारा? आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। ये कौन सा वाला स्टार्ट हो रहा है? खड़ी बोली का, हिंदी का। इससे पहले भी हिंदी ही थी, लेकिन अलग अलग तरीकों में थी। संस्कृत में थी, पाली में थी, प्राकृत में थी, अपभ्रंश में थी। लेकिन जो खड़ी बोली आज इस्तेमाल की जाती है, आज के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले जो शब्द हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की गई थी आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। गिलक्राइस्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। यानी कि जो पुरानी पुस्तकें थी अलग अलग भाषाओं में, उनको गिलक्राइस्ट ने क्या किया? हिंदी में अनुवाद किया और उनकी रचनाएं प्रकाशित की कि हिंदी को लोग जाने। इसका कारण मेन यही था कि हिंदुस्तान में हिंदी का प्रचलन बढ़ने लगा था। जैसे मैंने बताया, मध्य देश में लोग हिंदी और हिंदवी शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगे थे। तो इन्हें लगा कि यार अब ऐसा है कि हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, तो हम जो है हिंदी को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं और लोगों को सिखाने की कोशिश करें।
तो इस तरह से यहाँ पर एक फोर्ट विलियम कॉलेज है कलकत्ता में, जहाँ पर हिंदी का विकास स्टार्ट हुआ था। आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को सिखाने के लिए कुछ व्याकरण के शब्दकोश तैयार किए गए थे। ठीक है, अगला है भारतेंदु पूर्व युग की कुछ पत्रिकाएं। आपको पता होगा सबसे पहला जो समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, सबको पता है ये भारतेंदु पूर्व काल से का है। सबसे पहला जो समाचार पत्र जो छपा गया था उसका नाम था उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। ये हफ्ता यानी कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। 30 मई 1826 में कलकत्ता में सबसे पहले इसे लॉन्च किया गया, वहीं से ये स्टार्ट हुआ। और ये कब की बात है? भारतेंदु पूर्व काल की, यानी कि भारतेंदु जो एक पूरा युग है उससे पहले की बात हो रही है, यानी कि 1826 की बात हो रही है, यानी कि 1900 से पुरानी। ठीक है, अभी अगला क्या है कि 1828 में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ। एक और समाचार पत्र निकला जिसका नाम था बंगदूत। ये कब स्टार्ट हुआ? 1828 में कलकत्ता में ही। पहला था उदंत मार्तंड जो कि 30 मई 1826 में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। फिर दूसरा शुरू हुआ 1828 ईस्वी में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ, और जिसे 1829 में सरकार ने बंद करवा दिया। उसका रीजन था कि वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में छापा जाता था तो कंफ्यूजन होती थी, इसलिए उसे बंद करवा दिया गया था। 1828 में शुरू हुआ और 1829 में उसे बंद करवा दिया गया। अब उस अखबार को बंद होने के बाद एक अखबार और निकाला गया जिसको राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार के नाम से 1844 ईस्वी में प्रकाशित किया। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी, यानी कि हिंदुस्तानी भाषा से मतलब था उस टाइम पर 1844 में उर्दू भाषा जो थी हिंदुस्तानी भाषा को माना जाता था। इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ, जो उर्दू में नहीं होकर हिंदी या अलग अलग लैंग्वेजेस में थी। यानी कि जो 1844 के टाइम की भाषा थी वो उर्दू थी, और उर्दू शैली को हटाकर उन्होंने सुधाकर पत्र प्रकाशन आरंभ हुआ। उसके विरोध में हुआ है ये, याद रहिए। इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण 1854 ईस्वी में नामक दैनिक का प्रकाशन आरंभ हुआ, और पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका निकाली। ये सारी पत्रिकाएं मैं आपको इसलिए बताई हैं कि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब तक जितने भी लोगों ने आपको पढ़ाया वो क्वेश्चन वाइज पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाया है। यहाँ पर बताया है हर एक चीज के पहले क्या लॉन्च हुआ, पहले क्या आया, उसके बाद उसमें कैसे सुधार हुआ। तो ये जो लास्ट में मैंने बताया है, पंजाब से नवीन चंद्र राय ने क्या निकाला था? ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका निकाली थी। उससे पहले क्या थी? 1854 में समाचार सुधावर्षण, ये भी कलकत्ता से ही निकाली गई थी, दैनिक प्रकाशन था। और सुधार किसमें, सॉरी, चेंजेस करके या किसी के विरोध में जो निकाली गई थी चीज वो सुधाकर पत्र था। ठीक है, पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका निकाली, ये हमने पढ़ लिया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालय के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में योगदान दिया है। यानी कि जो इन्होंने अखबार निकाला था बनारस अखबार 1844 में, इन्होंने ही क्या किया? विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना की और इसका प्रचार किया, और इसका प्रचार में योगदान भी दिया। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने संस्कृत ग्रामित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया। संस्कृत ग्रामित शुद्ध हिंदी, यानी कि संस्कृत की चेंजेस करके हिंदी का प्रचार प्रसार किया। शुद्ध हिंदी का संस्कृत में चेंजेस लाने के बाद शुद्ध हिंदी में प्रचार प्रसार किया। किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। याद रखिएगा, प्रचार पत्र का नाम था प्रजा हितैषी। टाइमिंग थी 1861। कहां से? आगरा से। और किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। और ऊपर वाला नाम याद रखिएगा, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद जो हैं, इन्होंने विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों की रचना की थी जिसका प्रचार प्रसार किया। अगला है
इसी संदर्भ में इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान भी अविस्मरणीय है। लेकिन याद रहे कि इसमें लल्लू लाल और सदा सुखलाल जो हैं ज्यादा योगदान नहीं दिया है, लेकिन ये अलग एक कहानी है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इन 4 लोगों का नाम लिख रहे हैं। ये 4 लोग जो हैं इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल लाल मिश्र और सदा सुखलाल जी, ये लोगों की कहानियां इस काल में और रचनाएं इस काल में बहुत ही फेमस थी, इसलिए इन लोगों का यहाँ पर हमने नाम दिया है। इस टाइम के यही लेखक थे जिन लोगों ने अपनी कुछ कहानियां अलग लैंग्वेज से हटाकर हिंदी भाषा में लिखी थी। इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी, जबकि ये रानी केतकी की कहानी फारसी में और अरबी में और अलग अलग लैंग्वेजेस में थी, लेकिन इन्होंने हिंदी में इसका रूपांतरण किया और उसका नाम रखा रानी केतकी की कहानी। किसके द्वारा? इंशाअल्लाह खां के द्वारा, और ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखा। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस है प्रेम सागर, इनकी प्रसिद्ध कीर्ति है। किसकी? लल्लू लाल की प्रेम सागर। इनकी 14 रचनाएं हैं, लेकिन 14 रचनाएं हमें अभी नहीं बताई गई हैं। फेमस रचनाएं मैं आपको बता देता हूं वो कौन कौन सी हैं। इसमें सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला, माधवानल, प्रेम सागर, ब्रज भाषा का व्याकरण और प्रेम सागर मैंने जैसे बताया इनकी प्रसिद्ध कीर्ति थी। लल्लू लाल की ये सारी रचनाएं हैं। ये कुछ रचनाएं थी, इसलिए मैंने इसको किसी भी ऑर्डर में नहीं दिया है। मैं आगे आने वाले भारत तेंदु युग के जितनी भी राइटर्स हैं उन सब की जितनी भी रचनाएं होंगी उनको एक स्टोरी में लाऊंगा, जिनको याद करना बहुत ही आसान होगा। वो ऑलरेडी मेरे पास हैं, उनको मैं आप तक लाऊंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में। किसी की भी होगी तो उसको आप एकदम से याद कर लेंगे एक स्टोरी के वाइज। यहाँ पर कुछ ही थे तो मैंने इनको ऐसे ही लिख दिया है। सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला, माधवानल, प्रेम सागर, ब्रिज भाषा व्याकरण। इसको भी मैं बना सकता था लेकिन मैंने किया नहीं है। तो अगले आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो एक स्टोरी वाइज होंगे सबकी रचनाएं। ठीक है। प्रेम सागर इनकी प्रसिद्ध कीर्ति है, याद रखें। अब सदल मिश्र भारत के हिंदी के पहले गद्यकार हैं, याद रखें। सदल मिश्र यहाँ पर मैंने आपको नाम बताया था। सदल मिश्र जो हैं ये क्या हैं? भारत हिंदी के पहले गद्यकार हैं जिनकी गद्य शैली ही आगे चलकर हिंदी में स्वीकृत हुई है। कौन है? सदल मिश्र। कौन है? पहले गद्यकार हैं जिनकी गद्य शैली ही आगे चलकर क्या हुई है? स्वीकृति प्राप्त हुई है। ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। नासिके तौबखायान या चंद्रावती 1803 में, अध्यात्म रामायण जिसे रामचरित्र की रचना के रूप में लिखा है, रामचरित्र के रूप में लिखा है आध्यात्म रामायण। ठीक है। सदा सुखलाल ने अपनी सहयोगिता की तुलना में कम लिखा है और सुख सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। किसकी है? सदा सुखलाल की। सदा सुखलाल से सुख उधर से उठा लो, सुखलाल के उनके नाम से, और सुख सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। सदल मिश्र की 3 है, जिसे कि नासिके तौबखायान या चंद्रावती जो कि 1803 में, आध्यात्म रामायण रामचरित्र के नाम से है, वो 2 हैं। और एक नासिके तौबखायान करके जो चंद्रवती है, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं सदल मिश्र की। इस चीज का याद रखें कि पहले गद्यकार हिंदी के कौन हैं जिनकी गद्य शैली ही आगे चलकर हिंदी में स्वीकृत हुई है? सदल मिश्र हैं। और सुख सागर किसकी है? सदा सुखलाल की है। तो इस तरह से मैंने आपको यहां तक बता दिया है भारत तेंदु से पूर्व का युग। अब जब स्टार्ट करेंगे हम भारत तेंदु युग लाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे आगे 3 जगह हमने डिवाइड किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि युग थे, ये आ गए आपके सारे युग। आदिकाल 1000 से 1400 साल, मध्यकाल 1400 से 18 साल और 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1800 से अब तक का। इन सब में जो जो लोग भी आए हैं उन सब की रचनाओं को कहानी के रूप में लाएंगे। पहले हम आदिकाल से स्टार्ट करेंगे जिसमें भारत तेंदु युग होगा। उसके अंदर कौन कौन रचयिता थे, कौन कौन राइटर्स थे, उन सब की जानकारी देंगे और साथ साथ में उनकी सारी रचनाओं को स्टोरी वाइज लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी, और आगे आप इसको शेयर भी करते रहेंगे लोगों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।